प्रकृति, धर्म और इतिहास का समागम है जोशीमठ। इससे छेड़छाड़ का नतीजा है जोशीमठ संकट। जो पहले ही विकसित था वहां विकास क्यों थोपा गया? विकास का पैमाना आधुनिक निर्माण नहीं हो सकता। भविष्यवाणी तो मिथ थी, लेकिन चेतावनी के प्रमाण भी थे। समय किसी के लिए रुकता नहीं। जोशीमठ का संकट उसी का उदाहरण है। चेत गए होते तो आज सैकड़ों बेघर न हो रहे होते। नींद खुली सरकार की, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। उत्तराखंड के जोशीमठ का वजूद विलुप्त होने के कगार पर है। आदि गुरु शंकराचार्य की तपभूमि आज धंस रही है। लोग बेघर हो रहे हैं। उनके घरों में खौफनाक दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। ये दरारें आज से नहीं पड़ रही। इसकी शुरुआत 13 साल पहले हो गई थी। आज जोशीमठ में सैकड़ों लोग विस्थापित होने को मजबूर हैं। उन्हें अपना मकान खाली करना पड़ेगा। उस मकान से मोह का त्याग करना होगा। जोशीमठ के कई इलाकों में धरती फाड़कर पानी निकलने लगा है। इलाका का इलाका खाली हो गया है। लोग आंदोलित हैं और डरे हुए भी। हिमालय के इको सेंसिटिव जोन में मौजूद जोशीमठ को बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी तक जाने का एंट्री पॉइंट माना जाता है। जोशीमठ हिमालयी इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैराग्लेशियर जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर कभी ग्लेशियर थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा बाकी रह गया। ऐसी जगहों पर जमीन स्थिर नहीं रहती और संतुलन नहीं बन पाता। इसी कारण आदि गुरु शंकराचार्य की तपभूमि ज्योतिर्मठ भूधसान की जद में आ रहा है। यह नगर धीरे धीरे अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अस्तित्व को खोता जा रहा है। अगर जोशीमठ को नहीं बचाया गया तो भविष्य में जोशीमठ के मठ मंदिर केवल कहानियों में वास करेंगे। वैसे तो बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्री जब जोशीमठ में भगवान नरसिंह के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां इस भविष्यवाणी के बारे में चर्चा होती है। कहा जाता है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा और जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री में भगवान बद्री विशाल के दर्शन होंगे। जोशीमठ में हो रहे भूधसान और जमीन के नीचे से निकलने वाले पानी के नालों को देखकर लोग सदियों पहले हो चुकी भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। एक तरफ धार्मिक भविष्यवाणी है तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक कारण भी बताए जा रहे हैं। इन कारणों को आज अकल में नहीं खोजा गया है, बल्कि जोशीमठ पर आए इस खतरे को लेकर साल 1976 में भी भविष्यवाणी कर दी गई थी। क्या है जोशीमठ का इतिहास, मान्यता, धार्मिक महत्व? इससे जुड़ी भविष्यवाणी और चेतावनी के प्रमाण का सच और क्यों विलुप्त होता जा रहा है जोशीमठ, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। आइए जानते हैं जोशीमठ का इतिहास। जोशीमठ को हिमालय का द्वार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जोशीमठ को स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके अध्यात्म की जड़ें काफी गहरी हैं। जोशीमठ की स्थापना 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। जोशीमठ को बाबा केदारनाथ धाम और बाबा बद्रीनाथ धाम की यात्रा का अहम पड़ाव भी माना जाता है। मान्यता है कि जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की पूजा अर्चना किए बगैर बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी रह जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम और भारत के तीनों कोनों पर मठों की स्थापना करने से पहले जोशीमठ में ही पहला मठ स्थापित किया था। यहीं पर शंकराचार्य ने सनातन धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ शंकर भाष्य की रचना भी की। तभी से जोशीमठ हमेशा ही वेद पुराणों की ज्योति विद्या का केंद्र बना रहा है। ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का ये स्थान
उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद में पैनखड़ा परगने में समुद्र तल से 6107 फीट ऊंचाई पर स्थित है। चमोली बद्रीनाथ मार्ग पर कर्णप्रयाग से 75 किलोमीटर, चमोली से 59 किलोमीटर आगे और बद्रीनाथ से 32 किलोमीटर पहले ओली डांडा की ढलान पर अलकनंदा की बाईं ओर स्थित है। यहाँ से विष्णुप्रयाग लगभग 12 किलोमीटर दूर है और जोशीमठ से फूलों की घाटी 38 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड के प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक स्थानों में से एक जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ज्योतिर्मठ का नाम बदलते बदलते जोशीमठ हो गया। ज्योतिष मठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहा गया। जोशीमठ संस्कृत शब्द ज्योतिर्मठ का अपभ्रंश रूप है, जिसका अर्थ है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने परम प्रिय शिष्य टोटका को यहाँ का दायित्व सौंपा। अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम यही होता है। जोशीमठ का पौराणिक इतिहास भी है। कहा जाता है कि पहले जोशीमठ समुद्र क्षेत्र था। जैसे ही चमत्कारिक परिवर्तनों के अनुसार यहाँ हिमालय के पहाड़ों का प्रादुर्भाव हुआ तो नरसिंह रूपी भगवान विष्णु की तप भूमि बन गई। मान्यता है कि दैत्य कुल के राजा हिरण्यकश्यप और पुत्र प्रहलाद का संबंध भी यहीं से था। यहाँ स्थित नरसिंह मंदिर का वर्णन भी स्कंद पुराण के केदार खंड से मिलता है। नरसिंह भगवान ने गुस्सा शांत करने के लिए हिमालय के जोशीमठ में ही शरण ली थी, जहां उन्हें असीम शांति की प्राप्ति हुई थी। तब से यहाँ जोशीमठ में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। आज उन्हें जोशीमठ के सर्वोत्तम मंदिर में शांत स्वरूप में देखा जा सकता है। यहाँ मुख्य मूर्ति भगवान नरसिंह की है, जो काले स्फटिक के पत्थर से बनी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शालिग्राम की कलाई दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। जब यह शरीर से अलग होकर गिरेगी, तब पर्वतों के टकराने से बद्रीनाथ के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु की पूजा बद्री में ही होगी। ये तपोवन से 1 किलोमीटर दूर जोशीमठ के समीप है। भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा भी यहीं होती है। कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा की परंपरा स्वामी रामानुजाचार्य ने 1450 ईसा पूर्व में की थी। यहाँ पर एक शहतूत का लगभग 2400 वर्ष पुराना वृक्ष है। इसकी जड़ की गोलाई 36 मीटर है। इसे पवित्र कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसके नीचे आदि शंकराचार्य की तपस्थली गुफा भी है, जिसे ज्योतिश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जोशीमठ वो स्थान है जहाँ ज्ञान प्राप्ति से पहले आदि शंकराचार्य ने शहतूत के वृक्ष के नीचे कठोर तप किया था। ये कल्प वृक्ष जोशीमठ के पुराने शहर में स्थित है। सैकड़ों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। इसी वृक्ष के नीचे भगवान ज्योतिश्वर महादेव पदासीन हैं। मंदिर के एक हिस्से में जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रज्वलित लौ है। मान्यता है कि इस पवित्र ज्योति के दर्शन से मानव को एक कल्प यज्ञ के बराबर पुण्य का फल मिलता है। शंकराचार्य जोशीमठ की स्थापना के बाद सनातन धर्म के सुधार के लिए निकल पड़े। जैसा कि सभी जानते हैं, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। पुराणों के अनुसार आज जहां जोशीमठ नामक स्थान है, वो क्षेत्र पानी से डूबा टेथिस सागर का भाग था। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर 2 प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ। हिमालय को नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। मान्यता है कि हिमालय निर्माण के हजारों साल बाद यहाँ बर्फ से ढके सुंदर पहाड़ और घाटियां अस्तित्व में आई, जिस कारण देवी देवताओं के लिए ये पवित्र स्थल बन गया। यहाँ कहीं भगवान शिव का धाम है तो कहीं भगवान विष्णु का। जोशीमठ को कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर इसका नाम कार्तिकेयपुर पड़ा। चलिए अब जानते हैं क्यों डूब रहा है जोशीमठ। करीब 50 साल पहले केंद्र सरकार ने गढ़वाल के तत्कालीन कलेक्टर MC मिश्रा को ये पता लगाने के लिए नियुक्त किया था कि जोशीमठ क्यों डूब रहा है। उनके नेतृत्व वाली 18 सदस्य समिति द्वारा इस बाबत एक रिपोर्ट पेश की गई।
इसमें साफ तौर पर बताया गया कि उत्तराखंड में जोशीमठ एक पुराने भूधसान क्षेत्र पर स्थित है और अगर विकास जारी रहा तो ये डूब सकता है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि जोशीमठ में निर्माण प्रतिबंधित किया जाए वरना ये डूब जाएगा। रिपोर्ट इससे अधिक भविष्य सूचक नहीं हो सकती थी। अब जब जोशीमठ इस कगार पर आ खड़ा हुआ है तो हमें ये जानने की सख्त जरूरत है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या क्या कहा गया जिस पर उस तरीके से विचार नहीं किया गया। 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट ने बताया था कि जोशीमठ एक प्राचीन भूस्खलन पर स्थित है जो चट्टान नहीं बल्कि रेत और पत्थर के जमाव पर टिका है। अलकनंदा और धौली गंगा नदियां नदी के किनारों और पहाड़ के किनारों को मिटाकर भूस्खलन को ट्रिगर करने में अपनी भूमिका निभाती हैं। निर्माण गतिविधि में वृद्धि और बढ़ती आबादी क्षेत्र में लगातार भूस्खलन में योगदान देगी। रिपोर्ट में कहा गया कि जोशीमठ रेत और पत्थर का जमाव है, ये मुख्य चट्टान नहीं है, इसलिए ये एक बस्ती के लिए उपयुक्त नहीं था। ब्लास्टिंग, भारी यातायात आदि से उत्पन्न कंपन से प्राकृतिक कारकों में असंतुलन पैदा होगा। उचित जल निकासी सुविधाओं का अभाव भी भूधसान का कारण बनता है। सोखता गड्ढों का अस्तित्व जो पानी को धीरे धीरे जमीन में सोखने की अनुमति देता है, मिट्टी और शिलाखंडों के बीच गुहाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पानी का रिसाव और मिट्टी का क्षरण होता है। रिपोर्ट में ये भी सुझाया गया था कि सबसे महत्वपूर्ण निवारक उपाय भारी निर्माण पर प्रतिबंध लगाना था। मिट्टी की भार वहन क्षमता और स्थल की स्थिरता की जांच के बाद ही निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए और ढलानों की खुदाई पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि सड़क की मरम्मत और अन्य निर्माण कार्य के लिए सलाह दी जाती है कि पहाड़ी की तरफ खोदकर या विस्फोट करके पत्थरों को न हटाया जाए। इसके अलावा भूधसान क्षेत्रों में पत्थरों और शिलाखंडों को पहाड़ी के नीचे से नहीं हटाना जाना चाहिए क्योंकि इससे भूधसान की संभावना बढ़ जाएगी। ढलानों पर जो दरारें बन गई हैं उन्हें सील कर देना चाहिए। भूधसान क्षेत्र में पेड़ों को काटने के खिलाफ भी सलाह दी गई और कहा गया कि मिट्टी और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से मारवाड़ी और जोशीमठ के बीच क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण कार्य किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी के साथ बस्ती की आपूर्ति के लिए पेड़ों को काटने को कड़ाई से विनियमित किया जाना चाहिए और ये अनिवार्य था कि स्थानीय लोगों को ईंधन के वैकल्पिक स्रोत प्रदान किए जाएं। ढलानों पर कृषि से बचना चाहिए, सड़कों को पक्का किया जाना चाहिए। क्षेत्र में पानी का रिसाव बहुत अधिक है, इसलिए भविष्य में किसी और भूधसान को रोकने के लिए पक्की जल निकासी प्रणाली के निर्माण से खुले बारिश के पानी के रिसाव को रोका जाना चाहिए। और भी कई सारी जानकारियां इस रिपोर्ट में दी गई थी। आइए जानते हैं कि जोशीमठ संकट को पाटने के लिए शहर को 3 हिस्सों में कैसे बांटा गया है। डेंजर जोन के घर ढहाए जाएंगे, बफर जोन भी खतरनाक। सोमवार शाम को इमारतों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की एक टीम यहां पहुंची है। उसने सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दिया है। उधर राज्य सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने का फैसला किया है। ये जोन होंगे डेंजर, बफर और सेफ जोन। जोन के आधार पर शहर के मकानों को चिन्हित किया जाएगा। डेंजर जोन में ऐसे मकान होंगे जो ज्यादा जर्जर हैं और रहने लायक नहीं हैं। ऐसे मकानों को मैनुअली गिराया जाएगा, जबकि सेफ जोन में वैसे घर होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं और जिसके टूटने की आशंका बेहद कम है। वहीं बफर जोन में वो मकान होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का खतरा है। बता दें कि एक्सपर्ट की एक टीम दरार वाले मकानों को गिराने की सिफारिश कर चुकी है। जोशीमठ के सिंधी, गांधीनगर और मनोहर बाग एरिया डेंजर जोन में है। यहाँ के मकानों पर रेड क्रॉस लगाए गए हैं। प्रशासन ने इन मकानों को रहने लायक नहीं बताया है। चमोली डीएम हिमांशु खुराना ने बताया कि जोशीमठ और आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया गया है। यहाँ 603 घरों में दरारें आई हैं। ज्यादातर लोग डर के चलते घर के बाहर ही रह रहे हैं। किराएदार भी लैंडस्लाइड के डर से घर छोड़कर चले गए हैं।
अभी तक 70 परिवारों को वहां से हटाया गया है, बाकियों को हटाने का काम चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे रिलीफ कैंप में चले जाएं। पीएमओ से मीटिंग के दौरान एक्सपर्ट ने जोशीमठ में बड़े रिस्क की आशंका जाहिर की है। उनका कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो शहर मलबे में बदल सकता है। सुखवीर सिंह सिंधु ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बिना किसी नुकसान के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ये पता लगाने में लगे हैं कि लैंडस्लाइड को कैसे रोका जा सकता है। जल्द ही समाधान ढूंढ लिया जाएगा। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए लोगों को डेंजर जोन से निकलना ज्यादा जरूरी है। लोगों का दर्द बांटने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को जोशीमठ पहुंचे थे। लोग उनके सामने बिलख कर रोने लगे। महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। वे बोली, हमारी आंखों के सामने ही हमारी दुनिया उजड़ रही है, इसे बचा लीजिए। हमें अपने घरों में रहने में डर लग रहा है। धामी ने जोशीमठ बचाव के संबंध में कहा कि देहरादून में विभागों के साथ कार्य योजना बनेगी। हर विभाग का नोडल अफसर बनेगा। अलग अलग जोन में नगर बटेगा। लोगों की जान माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। भीषण सर्दी का समय है। जरूरत की चीजें उन्हें प्राप्त हों। दीर्घकालिक ड्रेनेज प्लान पर तत्काल काम शुरू हो। औपचारिकताओं में न जाया जाए। भविष्य में स्थायी पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए 2 स्थानों को तय किया गया है। गौचर और पीपल कोठी के पास 2 स्थानों पर पुनर्वास प्रस्ताव पर भी काम किया जा रहा है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।